अस्सलाम वालेकुम। और भाई दोस्तों लोगों क्या हाल है। आ जाओ भाई, इंजाइम रह गया उसको भी लपेट देते हैं आज। भाई इंजाइम का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब इस इंजाइम में क्या होता है, इंजाइम जो है प्रोटीन की एक टाइप है। ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर देता है और ये जिस चीज़ से बाइंड होता है उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। इंजाइम क्या करता है, सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होने के बाद रिएक्शन को जल्दी परफॉर्म कर देता है और स्पीड अप कर देता है। अब इंजाइम की नेमिंग की बात करें अगर, तो इसकी दो तरह से नेमिंग की जाती है। एक उसका रिकमेंडेड नेम होता है, एक सिस्टमेटिक नेम होता है। रिकमेंडेड नेम में क्या होता है, किसी भी इंजाइम के एंड में जो है हम लोग ASE लगा देते हैं, जैसे कि साइक्लेज, रिडक्टेजेस, इस तरह से किसी भी इंजाइम के एंड में हम लोग ASE लगा देते हैं। और सिस्टमेटिक नेम क्या होता है, एंजाइम्स को जो है छः कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। इसके अंदर डिटेल में नहीं जाना, बस हमें ये पता होना चाहिए कि 6 कैटेगरीज हैं इसकी। नंबर 1 इसकी ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, दूसरा ट्रांसफरेजेस, हाइड्रोलिसिस, लाइसेसिस, आइसोमेरेसिस और लाइगेजेस। अब एंजाइम जो है वो किसी भी रिएक्शन की स्पीड जो है उसको बूस्ट कर देता है और ये फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो होता है उसको लोअर कर देता है। इसी तरह एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है, जो कि उसकी स्पेशल पॉकेट कहलाती है, और इसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं हम क्लेफ्ट, CLEFT। और इसी तरह जो है वो सबस्ट्रेट जब एंजाइम के साथ बाइंड हो जाता है तो इसको सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। यानी कि उसके अंदर एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में ज्वाइन हुए होते हैं, उसको हम लोग सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब एंजाइम की कैटालाइटिक एफिशिएंसी क्या होती है। कैटालाइटिक एफिशिएंसी मतलब उसकी स्पीड कितनी बढ़ती है। अगर एक रिएक्शन नॉर्मल हो रहा है और एक रिएक्शन ऐसा इसमें एंजाइम हमने डाल दिया, तो एंजाइम वाले रिएक्शन की स्पीड 10⁻³ से लेकर 10 एक्सपोनेंट पावर 8 इस दरमियान जो है वो बढ़ जाती है, मतलब बूस्ट हो जाती है। अब हम लोग टर्नओवर नंबर किसको बोलते हैं। टर्नओवर नंबर ये होता है कि नंबर ऑफ सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर पर सेकंड, मतलब जो सबस्ट्रेट है वो 1 सेकंड के अंदर कितना कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, इस चीज़ को हम लोग टर्नओवर नंबर बोलते हैं। अब हमारे अंदर जो प्रोटीन है उसके अंदर हर किसी फंक्शन के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं, इस चीज़ को हम लोग स्पेसिफिसिटी बोलते हैं। इसी तरह होलो एंजाइम वो एंजाइम होते हैं जिनकी एक्टिव साइट होती है, मतलब एंजाइम में जो एक्टिव साइट है वो उसके साथ उसका नॉन प्रोटीन पार्ट भी मौजूद हो। एक्टिव साइट विद इट्स नॉन प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड होलो एंजाइम। एपो एंजाइम क्या होता है, इनएक्टिव एंजाइम विदाउट इट्स नॉन प्रोटीन पार्ट, मतलब एंजाइम जो उसका इनएक्टिव पार्ट हो और नॉन प्रोटीन पार्ट हो उसको हम एपो एंजाइम बोलते हैं। इसी तरह नॉन प्रोटीन पार्ट क्या होता है, जैसे आयरन हो गया, फेरस हो गया, मेटल हो गया, किसी भी एंजाइम के साथ ये चीज़ मौजूद हो उसको हम नॉन प्रोटीन पार्ट बोलते हैं। और इसी तरह नॉन प्रोटीन पार्ट्स को जो हम लोग को फैक्टर भी बोलते हैं। अब हमारे पास 3 चीज़ें और आ जाती हैं, एक होता है को एंजाइम, एक होता है को सबस्ट्रेट, एक होता है प्रोस्टेटिक ग्रुप। को एंजाइम वो होता है कि इस एंजाइम के साथ जो है वो स्मॉल मॉलिक्यूल जो है वो ज्वाइन हो जाते हैं, उसको हम को एंजाइम बोलते हैं। अगर ये मॉलिक्यूल टेम्परेरी तौर पे ज्वाइन हो रहे हैं एंजाइम के साथ तो इसको हम लोग को सबस्ट्रेट बोलेंगे, और अगर परमानेंट तौर पे ज्वाइन हो रहे हैं तो इसको हम प्रोस्टेटिक ग्रुप कहेंगे। अब हमारी बॉडी में एंजाइम्स होते हैं जिनका कोई काम नहीं हो रहा होता, तो वो आइसोलेट फॉर्म में मौजूद होते हैं ताकि वो किसी और रिएक्शन के अंदर जो है वो इन्वॉल्व ना हो जाए। अब जो एनर्जी नीड होती है किसी रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कन्वर्ट करने के लिए, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट के बीच में जो एनर्जी लगती है, जो फोर्स लगती है, उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अब ट्रांजिशन स्टेट को समझते हैं। ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, जैसे सपोज करें कि एक रेस हो रही है, इसमें 2 बंदे जो है वो आपस में रेस लगा रहे हैं। अब उनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है और एंडिंग पॉइंट भी सेम है, लेकिन एक बंदा जो है वो दरमियान में आगे निकल गया और दूसरा बंदा पीछे रह गया। तो स्टार्ट तो रेस वहीं से ही, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से ही हुई और एंड भी वहीं पर ही हुई, लेकिन जो बीच में जो गैप आया, मतलब एक बंदा दूसरे से आगे निकल गया, तो इन दोनों के जो दरमियान जो फासला हुआ ना, ये फासला जो है ट्रांजिशन स्टेट कहलाएगा। इसी तरह 2 रिएक्शन, एक नॉर्मल हो रहा है, एक एंजाइम वाला हो रहा है, तो जो एंजाइम वाला हो रहा है वो जो है पहले वाले रिएक्शन से आगे निकल जाएगा। तो जो आगे निकलने के बीच में जो उसके एंजाइम वाले रिएक्शन के बीच में और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में जो फासला है उसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहेंगे। भाई तुम लोगों ने फिल्म में तो बहुत देखी होगी, सारा दिन यही काम करते रहते हो। तो उसके अंदर क्या होता है फिल्मों में कि हीरोइन जो होती है वो किसी बड़ी मुश्किल में फंसी हुई होती है और हीरो आता है उसको बचा के ले जाता है और वो सारी मुसीबतों से निकाल देता है। और तो यहाँ पर भी यही सीन होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो एक रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है ना मॉलिक्यूल्स का, वो उनके दरमियान जो है वो स्टार्टिंग, मतलब जब स्टार्ट हुआ रिएक्शन, तो एंड होने के लिए, मतलब प्रोडक्ट हासिल करने के लिए उनके दरमियान एक एनर्जी बेरियर आता है। वो एनर्जी बेरियर जो है उन मॉलिक्यूल से क्रॉस नहीं हो रहा होता। अब एंजाइम जो है ना हीरो बन के आता है और उन मॉलिक्यूल्स को जो है ना वो एनर्जी बेरियर क्रॉस करवा देता है। अब जो हमारे पास से प्रोडक्ट बन रहे हैं, यानी कि जो
रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनना है तो उस प्रोडक्ट के बनने को हम लोग वेलोसिटी रिएक्शन कहते हैं। इसी तरह एंजाइम कैटालाइज रेट क्या होता है, हम लोग जितना रिएक्शन के अंदर जितना सबस्ट्रेट डालेंगे उतने एंजाइम जो है वो उससे रिएक्ट करते जाएंगे। हम लोग सबस्ट्रेट डालते जाएंगे और एंजाइम जो है रिएक्ट करते जाएंगे, यहाँ तक कि एंजाइम जो है वो सारे के सारे सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो जाएंगे और उसकी जो है वो मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो रीच हो जाएगी, यानी कि उसके बाद और एंजाइम होंगे ही नहीं सबस्ट्रेट से रिएक्ट करने के लिए। अब जब हाई सबस्ट्रेट लेवल होगा, यानी कि हमने सबस्ट्रेट जो है वो रिएक्शन में बहुत ज़्यादा डाल दिया, तो रिएक्शन जो है एक लेवल में आ जाएगा। इसकी वजह ये है कि हमने जो है वो बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट डाल दिया, तो जितने भी एंजाइम हो सब के सब इन्वॉल्व हो गए। अब और मज़ीद जो है वो एंजाइम तो है नहीं जो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करें, इसलिए जो रिएक्शन जो है वो एक लेवल में आ जाएगा और उसके बाद परफॉर्म होता रहेगा। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो एंजाइम की परफॉर्मेंस के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं या उसको एंजाइम की जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं, जिनमें से सबसे पहला टेम्परेचर है। टेम्परेचर अगर कम होगा, मतलब जैसे कोई एक एंजाइम है वो अपना काम कर रहा है किसी रिएक्शन के बीच में, अगर हम टेम्परेचर उसके अंदर बढ़ा दें तो एंजाइम की एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, लेकिन एक वक्त आएगा कि एंजाइम की जो बर्दाश्त है उससे बाहर हो जाएगा और वो एंजाइम जो है वो टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि एंजाइम जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा। तो ये टेम्परेचर का फैक्टर इस पर कॉज अफेक्ट करता है। अब दूसरा फैक्टर इसके अंदर है पीएच का। अब अगर एक एंजाइम जो कि एसिडिक पीएच पे काम कर रहा है, वो एंजाइम बेसिक पीएच पे कभी भी काम नहीं करेगा। इसी तरह एक एंजाइम जो बेसिक पीएच पे काम करता है वो एसिडिक पे काम नहीं करेगा। अब हर एंजाइम की जो है वो अलग अलग पीएच होती हैं और उनका अलग अलग स्केल होता है, उन स्केल्स पे रहकर वो काम करते हैं। अब हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है, ये एक फार्मूला आता है, इसको हम लोग बोलते हैं मैकेन्स मेंटेन इक्वेशन। ये इक्वेशन हमें जो है वो एंजाइम की एक्टिविटी के बारे में बताती है। ये इक्वेशन क्या होती है, एक नॉर्मल एंजाइम जब किसी सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होता है तो वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, मतलब ES कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, और ये जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं और इसके अंदर जो है वो K1 इन्वॉल्व होता है। K1 जो है वो मैकेन्स मेंटेन कॉन्स्टेंट है। अब जब ES यानी कि सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलके, तो फिर दोबारा से रिएक्शन होता है और वो एंजाइम अलग हो जाता है और प्रोडक्ट अलग हो जाता है। मतलब पहले एंजाइम सबस्ट्रेट आपस में ज्वाइन हुए, फिर उनमें से प्रोडक्ट अलग हो गया और एंजाइम अलग हो गया, और इन दोनों के बीच में K2 इन्वॉल्व होता है। K2 भी कांस्टेंट है एक। अब इसका फार्मूला होता है V0 = Vmax डिवाइडेड बाय Km + S। अब इसके अंदर जो V0 है वो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है और Vmax जो है वो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है, और Km जो है वो मैकेन्स कांस्टेंट है और S जो है वो सबस्ट्रेट को डिनोट करता है। अब Km की फर्दर दो टाइप्स, एक Km1 होता है, एक Km2 होता है। Km2 हम उसको बोलते हैं जो हाई रिएक्शंस के ऊपर परफॉर्म हो रहा था, मतलब रिएक्शन जब बहुत हाई होगा तब ये परफॉर्म होगा। और इसके अंदर क्या होता है कि एंजाइम जो है उसकी एफिनिटी लो होती है। एफिनिटी लो होने का मतलब ये है कि एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट को पसंद नहीं करता और सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं होना चाहता, जबकि Km1 जो है वो लो रिएक्शन जब होता है उस वक्त परफॉर्म होता है, और इसके अंदर जो है वो एंजाइम सबस्ट्रेट के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा था कि सबस्ट्रेट किसी तरह आ जाए और वो उसके साथ बाइंड हो जाए। अब हमारे पास एक रिएक्शन हो रहा है और उस रिएक्शन के अंदर जो है वो हम लोग सबस्ट्रेट डाल लें, एंजाइम पे ऑलरेडी मौजूद है और हम लोग उसके अंदर सबस्ट्रेट डाल लें। अब जितना सबस्ट्रेट डालेंगे उतने एंजाइम जो ऑलरेडी मौजूद है वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होते जाएंगे। इस चीज़ को हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन एक वक्त आएगा कि सारे के सारे एंजाइम हमने जो सबस्ट्रेट डालें उन सब के साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे और बाइंड हो जाएंगे, यहाँ तक कि जब हम लोग और ज़्यादा सबस्ट्रेट डालेंगे तो एंजाइम फिर बाइंड नहीं हो रहेंगे क्योंकि सारे एंजाइम ऑलरेडी रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो हम लोग एक्स्ट्रा सबस्ट्रेट डाल लें लेकिन कोई जो है वो रिएक्शन नहीं हो रहा क्योंकि ऑलरेडी सारे एंजाइम जो है बाइंड हुए हुए हैं, तो इस चीज़ को ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। अब इसी तरह जो Km होता है वो इंडिपेंडेंट होता है सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन के साथ। Km बेसिकली वो होता है कि जो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होना चाह रहा है या नहीं हो रहा, तो इस चीज़ को जो है वो Km बोलते हैं। अब ये हम जितना भी सबस्ट्रेट डालें तो Km उसके ऊपर इंडिपेंडेंट है क्योंकि एंजाइम को तो वही सबस्ट्रेट पसंद है ना जिसके साथ वो बाइंड होना चाह रहा है, तो Km इसीलिए जो है वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। अब हमारे पास एक लीनियर ग्राफ होता है जो हमें ये डिनोट करता है कि हमारा जो रिएक्शन है वो किस लेवल के ऊपर Km अचीव हो रहा है और किस लेवल के ऊपर मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव हो रही है। इस चीज़ के लिए हमारे पास ग्राफ मौजूद होते हैं जो कि लीनियर लाइन शो कर रहा होता है, जो कि सॉफ्टवेयर के थ्रू कैलकुलेशन की जाती है उसमें। अब हमारे पास आता है इनहिबिशन के हमारे पास यानी कि इनहिबिटर की हमारे पास दो टाइप होती हैं, एक होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, एक होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या होता है कि जो एंजाइम होता है हमारे पास उसके पास एंजाइम के पास एक ही साइड होती है जहाँ से बाइंडिंग हो सकती है। अब जो सबस्ट्रेट होता है वो और इनहिबिटर ये दोनों रेस लगाते हैं कि कौन जो है वो पहले एंजाइम से बाइंड हो जाए। अगर सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम से बाइंड हो जाएगा तो रिएक्शन परफॉर्म होगा, और अगर इनहिबिटर एंजाइम के साथ बाइंड होगा तो रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगा।
इसी तरह नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर के अंदर ये होता है कि एंजाइम की जो बाइंडिंग साइड है वो एक से ज़्यादा होती है। तो अगर रिएक्शन के अंदर सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम से बाइंड हो भी जाए तो भी इनहिबिटर मौजूद होता है, वो जो है वो एंजाइम की दूसरी साइड पे बाइंडिंग साइड पे बाइंड हो जाता है। मतलब इसके अंदर कोई कंपटीशन नहीं होता, सबस्ट्रेट भी बाइंड हो रहा है एंजाइम के साथ और इनहिबिटर भी बाइंड हो रहा है, और ये रिएक्शन जो है वो जल्दी परफॉर्म हो जाते हैं क्योंकि उन दोनों के दरमियान कोई कंपटीशन नहीं हो रहा होता। तो भाई एंजाइम का टॉपिक भी यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब जाओ चिल करो, ऐश करो, मज़े करो, लेकिन अगर पेपर में अच्छे नंबर आ जाए ना तो ट्रीट दे देना भाई को।